नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। 16वीं लोकसभा के लिए साल 2014 में हुए चुनावों के नतीजे 16 मई को आए थे और 3 साल पहले हुए इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के वायदों पर जनता ने अपने समर्थन की मोहर लगाई थी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में 3 साल पूरे हो चुके हैं। चुनाव जीतने के 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का दावा है कि उसने अभूतपूर्व काम किया है, लेकिन विपक्ष की राय में सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक सरकार के कामकाज को मिला-जुला बता रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के काम पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जहां एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों के पुल बांध रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार की तीखी आलोचना करता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए देश भर के 900 शहरों में 26 मई से लेकर 15 जून तक मोदी फेस्ट महोत्सव मनाने की योजना बनाई है। मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया यानी मोदी या मोदी फेस्ट नामक इस कार्यक्रम का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में किया। देश देशांतर में आज मोदी सरकार के इन्हीं 3 साल के कामकाज की चर्चा। इस चर्चा में मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। हरवीर जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि पिछले 3 साल के इस सरकार के कामकाज पर आप नज़र रखे हुए हैं। अक्सर हम इस स्टूडियो में आपसे इस विषय पर बात भी करते रहे हैं। ख़ास करके आर्थिक स्थितियों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इस बीच नोटबंदी भी की गई और भी कई बड़ी विकास की योजनाएं बनाई गई। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसने पिछले 3 सालों में 700 योजनाएं शुरू की हैं, जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हो पाया। आप किस रूप में देखते हैं इस सरकार के पिछले 3 साल के कामकाज को? ये बात आपने वाकई सही कही है कि 700 योजनाएं बनाई हैं और वो शायद सरकार को भी याद नहीं है कि वो योजनाएं क्या क्या हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। और जहाँ तक है कि आज एक सरकार ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए, सरकार का नाम तो नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के एक भव्य आवरण के साथ में एक बड़ा विज्ञापन जारी किया। उसमें कुछ 11 पॉइंट्स में उन्होंने विभाजित किया उसको पूरे को। और अगर उसी को आप ध्यान से देखें, उसमें कुछ ऐसे मसले हैं जो उसमें से गायब हैं। उसमें मैं सबसे अहम बताऊं आपको, आदर्श ग्राम योजना जो था उसमें कहीं जिक्र नहीं है उसका क्या हुआ। स्मार्ट सिटी को एक छोटी सी जगह दी गई है। कृषि के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो नैम ई नैम जो इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात है उसको कहा है, लेकिन जो एमएसपी को लागत का 1.5 गुना करना था एमएस स्वामीनाथन के फैसले पर, वो नहीं किया। इसमें देखिए मैं वो कृषि मंत्री कहते हैं कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का वायदा नहीं हमने किया था। अब ये तो सरकार जाने, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सबको पता है किसने क्या वादा किया था। नोटबंदी का आपने जिक्र किया। सरकार के जो पदाधिकारी बड़े लोग हैं, उन लोगों से मेरी भी चर्चा है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी बहुत बड़ी बलि चढ़ी, लेकिन वो असेस नहीं कर पा रहे क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको असेस कितना नुकसान हुआ उसका आकलन नहीं है। लेकिन जो हेडलाइन जीडीपी है उसमें जो सीएसओ ने कहा उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो कुछ लोग ये कयास लगा रहे थे उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हुआ है। नतीजा कुछ अभी उस तरीके। जो सबसे बड़ा पहलू, एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा, क्योंकि जो सबसे अहम बात है कि विकास तेज हो रहा है, 7% की विकास दर है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता और चैलेंज है वो है कि रोज़गार नहीं आ रहे। ये मेरा पॉइंट इसमें। ठीक। आलोक शर्मा साहब, आपकी पार्टी कहती है कि पिछले 3 साल में हाल बेहाल हो गया है। क्या कुछ भी इस सरकार ने अच्छा नहीं किया? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार का आकलन कुर्बान साहब कि किस अंदाजे से लगाया जा सकता है कि आपने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे और 3 साल के जो रिजल्ट हमारे सामने हैं उसके अनुसार अगर देखें तो पूरी तरह से ये सरकार जो है वो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में सफल रही है, अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने में बिल्कुल पूरी तरह से सफल रही है और विदेश नीति पर पूर्ण विराम लगाने में पूरी तरह से सफल रही है। इनके जो शुरू के वायदे थे, अगर आप शुरुआत से देखें तो मुख्य मुद्दे थे इनके इंडो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। आज भारत और पाकिस्तान के संबंध कौन से डीप फ्रीजर में डाल दिए हैं इन्होंने, पूरा देश देख रहा है। दूसरा उनका प्रिय मुद्दा था जम्मू कश्मीर के, हम आएंगे भाइयों बहनों 1 महीने में जम्मू कश्मीर की समस्या को सॉल्व कर देंगे। आज वहाँ पर शहादत की दर 2.5 गुना बढ़ गई, सिविलियंस की डेथ
लगभग डबल हो गई। और जिस तरह से एक के बदले 10 सर की बात और लव लेटर और पता नहीं कौन कौन से बयान थे, मैं आज उन पर नहीं जाना चाहता। उनका क्या हुआ देश देखना चाहता है। किसानों की बात, मर जवान मर किसान, भाइयों बहनों, बड़े बड़े नारे दिए गए। किसानों का सुसाइड रेट आज बढ़ गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा हरबीर साहब ने भी कहा कि बजट में से पहला बजट होगा स्वतंत्रता के बाद जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस शब्द नहीं था पूरे बजट के अंदर। 50% लागत का मूल्य और पता नहीं बड़े बड़े भाषण दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आपने हलफनामा दिया 700, कहा कि साहब ये तो संभव ही नहीं है। अब दूसरा शगुफा छोड़ दिया कि 2022 तक हम डबल कर देंगे। कैसे कर देंगे उनको भी नहीं पता है। महंगाई की बात आई, रोजगार का फ्रंट इतना बुरा है, इतना तहस नहस है इस समय कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर स्वयं कह रही है कि साहब हमने मात्र 4 लाख रोजगार दिए हैं पिछले 2 साल के अंदर। अब वादे थे 2 करोड़ देने के। रोजगार का सेक्टर बहुत बुरी तरह से, जिस तरह से आज दिख रहा है, एक बहुत बड़ा नारा था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। मैं समझता हूँ नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स के अगर आज आंकड़े कोई देख ले, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के, तो आज डर जाएगा वो। मोदी सरकार पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक और विदेश नीति, तीनों नीतियों पर पूरी तरह से फेल रही। ठीक। कॉमरेड अमरजीत कौर जी, आपको इस सरकार के पिछले 3 साल की नीतियों में कोई अच्छाई नज़र आती है? कोई एक अच्छा काम हुआ हो जिसे आप सराह सकें, या सब खराब काम ही हुए? सारे मामलों में सरकार असफल रही है, ये तो तय है, क्योंकि नतीजे सामने हैं। महंगाई, जो 60 रुपए की दाल जो इन्होंने 200 रुपए से ऊपर खिला दी, शिक्षा महंगी कर दी, इलाज महंगा कर दिया। शिक्षा और इलाज का बजट खुद सरकार के आंकड़ों के हिसाब से गिर गया है। रोज़गार पैदा करने की जो वायदे थे वो जुमले साबित होकर के रह गए। 8 सालों में सबसे कम रोज़गार पैदा हुआ, ये खुद राष्ट्रपति के मुंह से भी सुनने को मिल गया। और सरकार ने जो खुद पार्लियामेंट के अंदर आंकड़े पेश किए, उसके हिसाब से जॉब क्रिएशन 2013 और 2015 का जब मुकाबला किया तो 90% सरकारी क्षेत्र में गिर गए। तो जॉब क्रिएशन तो नहीं हुआ, महंगाई भी खूब बढ़ी, रेल के भाड़े भी बढ़ गए, दाल चावल आटा चीनी सब बढ़ गया, तो रसोई तो बहुत महंगी हो गई। इन्होंने कहा था काला पैसा भ्रष्टाचार सबके ऊपर काबू हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार तो मुंह बाए खड़ा ही नहीं है, आगे बढ़ गया है। ये कह रहे थे हरबीर जी की इनफॉर्मल इकोनॉमी में, असंगठित क्षेत्र की इकोनॉमी में अंदाजे नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन नुकसान हुआ है। अंदाजे तो हमें सीधे हैं, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में 50% से 60% उद्योग ठप हो गए हैं। माइक्रो इंडस्ट्री, मिनी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, होम बेस्ड सेक्टर, और जो पलायन गांव से शहर को होता था वो रिवर्स पलायन हो चुका है। तो हम नीचे ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं। अब इनके झूठ का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता है ना। IT इंडस्ट्री के मालिक कह रहे हैं कि हर साल 3 लाख नौकरियां हम कम करेंगे, और इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम 10 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे IT सेक्टर में। तो जिन्होंने रोजगार पैदा करने हैं वो स्वतः बोल रहे हैं हम 3 लाख नौकरियां प्रति वर्ष कम करेंगे। तो इनकी रोजगार के मामले में जो नौजवानों को वायदा किया गया था, उसमें इनकी जो गहरी असफलता हुई है, उससे बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। पर एक चीज जिसको मैं दम भर के कहना चाहती हूँ, इन्होंने हिंदुस्तान के जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जनवादी अदारे हैं, उनको तोड़ने का काम किया है। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला करने का काम किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सौहार्द की, बहुलता की, बहु कल्चर, बहु धर्मी संस्कृति है, उसके ऊपर हमला करने वालों को ये सरकार शय देती रही है। जो विक्टिम्स हुए हैं, शिकार हुए हैं, केस उन पे टूटते रहे हैं, जिन्होंने कसूर किए हैं उनको शेल्टर मिल रही है। इससे बड़ी और क्या हो सकती है? बाकी बातें तो आदमी गिना सकता है। बहुत सी बातें हैं हमारे साथ में। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपकी सरकार साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है, इस नारे के साथ अगले 15-20 दिनों तक मोदी फेस्ट मनाने जा रही है और 900 शहरों में ये जश्न मनाया जाएगा। अभी आप बाद में जुड़े, यहाँ पैनल के लोगों का कहना था कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उपलब्धियों के, उनमें काफ़ी फ़र्क है असलियत में और वायदों में। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी फेस्ट की बता दूं, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं है, यह है बेनिफिशियरी सम्मेलन है। 900 जगहों पे
जो जो स्कीम सरकार की है वो डिपार्टमेंट के लोग, वहाँ का जनप्रतिनिधि और वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो वहाँ पे होंगे। जो बेनिफिशियरीज हैं वहाँ पे आके जिनको फ़ायदे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी कुछ समस्या है, उनको सॉल्यूशन होगा। नए लोग वहाँ की स्कीम समझ के पदाधिकारियों से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि क्या है, हमने कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन पे जोर दिया। सरकार की जितनी स्कीम्स हैं उनकी डिलीवरी मैकेनिज्म में ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, भ्रष्टाचार को खत्म किया है और कम्युनिकेट करके रियल बेनिफिशियरी तक पहुंचने का प्रयास किया और उसमें हम बहुत सक्सेसफुल हुए। इसी का फायदा है कि आज पूरे देश में जो माहौल मोदी जी के समर्थन में है वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई स्कीम अनाउंस कर दी, इसलिए है कि 3 साल में जो अनाउंस किया उसमें मेजर पोर्शन डिलीवर किया है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए कि कोई कांग्रेस ने भी बहुत बात घोषणाएं की होंगी, लेकिन उन घोषणाओं के बल पे आज उनका क्या पोजीशन है और आज एक के बाद सक्सेसफुली हम इलेक्शन जीत रहे हैं। तो जनता समझती है, समझदार है और जागरूक है। चलिए आप ये बात मान ली, लेकिन आप एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि चुनाव से पहले वायदा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि वाकई अच्छे दिन आ गए हैं, रामराज आ गया है, देश में दूध की नदियां बह रही हैं? अगर 2 करोड़ महिलाओं के हाथ में अगर उसके गैस घर में पहुंच गई तो उनके लिए तो अच्छा दिन आ गया। 7.5 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को अगर मुद्रा लोन मिल गए हैं, छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के अवसर मिल गए हैं, तो उनके लिए तो अच्छे दिन आ गए हैं। 26 करोड़ लोगों के जिनके जनधन अकाउंट खुल गए हैं, जिनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जा रहा है, जो पहले धक्के खाते थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों को घूस देते थे अपने पैसों के लिए, उनके अच्छे दिन आ गए हैं। तो यह अच्छे दिन वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कभी एंड नहीं है। अगर 2019 में भी हम पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हम और काम करेंगे। हम ये 3 साल का जश्न नहीं मना रहे, एक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और आगे जनता को कह रहे हैं आने वाले 2 साल में इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री अगर 16 घंटे काम करते हैं, हमारे अध्यक्ष अगर 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि तुम्हें भी 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो यह एक तरीके से एक हिम्मत की बात है, एक जागरूकता की बात है, एक मैंडेट की बात है। भ्रष्टाचार के कितने थे, आज 3 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक भी मंत्री को कहीं भी आप भ्रष्टाचार के लिए एक भी आरोप, ठीक है गोपाल जी, अभी भी अपोजिशन पे आरोप लग रहे हैं। जी हरवीर जी, अभी गोपाल जी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है जो आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, एक चीज़ से मैं सहमत हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसे हम कहेंगे वो तो आई है, क्योंकि यूपीए का जो बाद के दिन थे उसमें काफ़ी इनस्टेबिलिटी का माहौल हो गया था। बहुत सारी परिस्थितियां हैं उसके लिए, घरेलू और वैश्विक परिस्थितियां भी हैं। जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पर इशू आ रहा था और भ्रष्टाचार की भी बात थी। ये बात बिल्कुल सही है इनकी कि किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर अभी कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा, लेकिन शायद यूपीए 1 में भी अगर आप याद करें शुरू के वर्षों में कोई आरोप नहीं लगा था। अभी उत्तराखंड में जो नेशनल हाईवे बन रहा है उसकी सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट किया था। आज वो बयान दे रहे हैं कि हम जांच नहीं कराएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शायद भ्रष्टाचार होगा, वो जो भी हो, बट स्टैंड चेंज हो रहा है। दूसरा पहलू है कि ट्रांसपेरेंसी आई, क्योंकि जो ऑक्शनिंग शुरू हुई नेचुरल रिसोर्सेज की, वो एक बड़ा पहलू है। जीएसटी एक फलीभूत हो रहा है, ये एक बड़ा पहलू है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहूँगा कि देश की जो बड़ी आबादी है उसके लिए कुछ अच्छा उस तरीके का हुआ है। योजनाओं का फ़ायदा मिला, 2 करोड़ को कनेक्शन मिल गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस गैस को खरीदने के लिए बाद में एक कनेक्शन आपने दे दिया, उसके आजीविका को बेहतर करने के लिए क्या हुआ है? लेबर ब्यूरो का नंबर है कि पहले 8 महीने में पिछले साल के सिर्फ 2.31 लाख रोजगार पैदा हुए, 1 करोड़ होना था साल में। जो आवास योजना ग्रामीण आबादी को मिलना था 0.61% पे खड़ी है 3 साल में अपने लक्ष्य के। मुद्रा लोन कॉन्ट्राडिक्टरी है। देश में एक मुद्रा बैंक बनाने की घोषणा हुई थी, बड़े पैमाने पर हुई थी कि मुद्रा बैंक बनेगा, लेकिन शुरू में कि सिडबी के साथ मिलकर काम करेगा,
अब मुद्रा बैंक पीछे हो गया है और जो सिडबी के अकाउंट थे वो सब मिलके मुद्रा के अकाउंट हो गए। जी। एक और पहलू मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मुद्रा के अलावा ये आपका आवास वाला हो गया है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी तो कोई नया नहीं है, एक अमरावती तो बन रही है, बाकी कोई नया नहीं है। जो पुराने शहर है उन्हीं के एक हिस्से को स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया है। तो ये इस तरीके के कदम है। एग्रीकल्चर, एवरीबडी एक्सेप्ट्स, आपका नीति आयोग भी कह रहा है कि डिस्ट्रेस में है। देखिए, जो हमने पॉलिसी प्राइसिंग को, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून पास किया है, उसका लक्ष्य तय किया आरबीआई ने, वो इस देश के किसानों के लिए बहुत मारक है। आपको पता है कि जब दाल 200 रुपये किलो के ऊपर बिकी, एमएसपी बढ़ाई गई, आई एग्री, इंसेंटिव दिया गया, उससे भी मैं सहमत हूँ, लेकिन जब किसान ने दाल पैदा कर दी उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिला। और मैं एग्जांपल इसलिए यहाँ दूंगा, एक वित्त मंत्री के पास एक चीफ मिनिस्टर जाता है, वहाँ पे बड़े अधिकारी पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में दाल का क्या हो रहा है, बोले हम खरीद नहीं पाए। मैं इसके बाद अब बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक, आलोक जी, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आलोचना करने का आपका अधिकार है, आपको करनी भी चाहिए, लेकिन जो गोपाल जी कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार मजबूत कर रही है, आप कमज़ोर हो रहे हैं। नोटबंदी जैसे कड़े फैसले के बावजूद उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुमत मिलता है, बिहार और दिल्ली के अलावा वो लगातार हर राज्य में चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो एक तरह से जनता की मोहर भी लगती जा रही है। फिर भी आपको ये लगता है कि 3 सालों में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई? देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का एक नारा है कि मेरा भाषण ही मेरा प्रशासन है, तो वैसी ही अभिव्यक्ति तमाम पार्टी की आती है कि भाषण देते रहो, प्रशासन चलता रहेगा। हम बात करना चाहते हैं मुद्दों पर, कि आप मुद्दों पर बात कर लीजिए, आप कहाँ पर सफल रहे हैं आप जरा बता दीजिए। आप बार बार झोली फैलाकर कहते थे साहब एफडीआई जो है हम ले आए हैं, मुझे बता दीजिए मेक इन इंडिया के तहत अमेरिका ने कोई फैक्ट्री लगा दी हो, आपके यहाँ चाइना ने कोई फैक्ट्री लगा दी हो, जापान ने, यूके ने कोई एक इंडस्ट्री लगा दी हो। मेक इन इंडिया में जो ट्राईसाइकिल भी बनारस में बटी, वो भी मेड इन चाइना बांट दी आप लोगों ने। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, पूरे देश ने देखा काला धन कितना है। वैसे तो मोदी साहब रोज़ सबको मोबाइल दिखा दिखा के डिजिटल का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आरबीआई आज तक ये नहीं बता पाया कि पैसा कितना जमा हुआ है। वो क्यों नहीं बता पाया, वो तो वही लोग जाने। रोज़ आप गोल पोस्ट चेंज करते रहे। आपने कहा कि इससे साहब नक्सलिज्म कम होगा, नक्सलिज्म बढ़ता दिखा, टेररिज्म कम होगा, टेररिज्म बढ़ता दिखा। उससे मैं समझता हूँ कि तमाम जितने फ्रंट रहे उनका केवल फर्जी आंकड़ों के माध्यम से मिथ्या प्रचार आप करते हुए नजर आए। कुछ थोड़ा सा मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट में हमेशा से अच्छे ये लोग रहे हैं। जहाँ तक अभी बैंक की और मुद्रा की बात है, तो हरबीर भाई ने बहुत क्लियरली बता दिया है, उसमें भी तमाम आंकड़े झूठे हैं, फर्जी हैं। 1800 करोड़ रुपया मात्र मुद्रा उससे गया है। अगर 7.5 करोड़ का देखें तो 32,000 रुपया आता है। अब 32,000 रुपये में किसकी इंडस्ट्री और क्या करवा रहे हैं ये लोग नहीं पता है। एनपीए जो परफॉर्मिंग एसेट था बैंक का, वो 11.3% से 15.5% हो गया है। अरे भाई, इंडस्ट्री अगर अच्छी चल रही है, उद्योग अच्छे चल रहे हैं, जीडीपी हो रहा है, तो एनपीए क्यों बढ़ रहा है नहीं पता है। इसके बाद मेक इन इंडिया का आपने देखा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7.4 से 5.2 हो गई। रुपी वर्सेस डॉलर, मोदी जी कहते थे देखिए भाई बहनों, रुपया आईसीयू में चला गया है। आज रुपया कहाँ चला गया? हमने 57 रुपये पे छोड़ा था, आपने 70 पे पहुंचा दिया, 1 आध रुपये और ऊपर आ गया होगा। आप जब सब कुछ आपका पॉजिटिव चल रहा है, 65 होगा, 66 होगा, आपने लेकिन बहुत कुछ अच्छा किया, तो आपने तो कहा था कि साहब 35 रुपये पे आ जाएगा, मोदी जी आएंगे तो 35 रुपये का डॉलर मिलेगा। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, पेट्रोल और डीजल जो हमेशा से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक टूल रहता है, आपने 15 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पिछले 3 साल के अंदर। जब जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरा प्राइस, आपने ड्यूटी लगा दी, आपने अपना खजाना भर लिया। ठीक है, कॉर्पोरेट अमरजीत कौर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी जो आलोक जी कह रहे हैं? और दूसरा ये कि जो गोपाल जी ने कहा, वो उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं की स्थिति बदल रही है, शौचालय बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सफाई हो रही है, और जो गरीब लोग हैं उनको गैस का चूल्हा मिल रहा है। तो आप कहती हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है? मुझे लगता है ये उसी इंडिया शाइनिंग के दौर में पहुंच गए हैं जो वाजपेयी जी के ज़माने में था। इनको सब कुछ शाइनिंग दिखता है, नीचे ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। भूखमरी भी बढ़ रही है और ज़िंदगी के गैप भी बहुत बढ़ रहे हैं। और खुद सरकार 5 लाख नौकरियों को कम करने जा रही है। इसका पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहस चल रही। सरकारी नौकरियों की मैं बात कर रही हूँ। रेल भाड़ा तो बढ़ा ही था, ये हमें ये जवाब दें कि 400 रुपये का जो सिलेंडर था वो 880 रुपये में बिक रहा है। ये कह रहे हैं कि महिलाओं का बहुत भला हो गया, रसोई वो चलाती है। तो जब दाल महंगी हो गई, चावल आटा महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो महिला का क्या भला हुआ? अकाउंट खुल जाना प्रश्न नहीं है, उस अकाउंट में पैसा है कि नहीं वो प्रश्न है।
कितनी महिलाओं को, जो गरीब महिलाओं को इन्होंने दे दिया। एक मांग नहीं ये पूरी कर पा रहे हैं कि जिनको वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए, स्कीम वर्कर्स को, वो देने के लिए ये राजी नहीं है। तो इनके टाइम में न्यूनतम वेतन भी गिरा, इनके टाइम में सबसे वर्स्ट 7th पे कमीशन भी आया। ये सब कुछ इनके समय में हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छे दिन आए हैं, लेकिन किन के आए हैं? कॉरपोरेट घरानों के आए हैं। अच्छे दिन आए हैं जिन्होंने 8 नवंबर को विजय माल्या ने 35 करोड़ का चेक भारतीय जनता पार्टी को दिया, एक्सिस बैंक का चेक दिया और बाहर भाग गए या भगाए गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनको इन्होंने छुआ तक नहीं है। सिर्फ विजय माल्या को लाएंगे, उसका ड्रामा जरूर इनका चलता रहता। मेरा कहना है कि 50 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट जो इन्होंने दिया है 3 साल के भीतर, वो बेनिफिट कॉरपोरेट घरानों को इन्होंने दिया है। अच्छे दिन उनके आए हैं। इसलिए मेरा सीधा सीधा मानना है कि ये देश में स्टेबिलिटी नहीं ला रहे, स्टेबिलिटी को खतरे की तरफ भेज रहे हैं। और कश्मीर को इन्होंने बैटल ग्राउंड बना करके हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने और वक्त थोड़ा सा कम है, तो अगर आप इस संक्षिप्त वक्त में अपनी बात कह सकें तो वो बात अच्छा रहेगा। देखिए, पहले तो इन लोगों ने कुछ डाटा बिल्कुल गलत और झूठे डाटा बोले हैं। 50 लाख करोड़ का तो कोई फिगर भी नहीं, इतना तो बजट ही नहीं होता। 3 साल में 15 लाख करोड़ का एनुअल बजट होता है, जिसमें प्लान अनप्लान दोनों होता है। तो तीनों सालों का मिला के 45 लाख करोड़ है और ये कह रहे हैं 50 लाख करोड़ का इन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दिया। दूसरी बात, आपको मैंने रोका नहीं था, सुन लीजिए, आपके बहुत सारे झूठ है। पहली बात ये कह रहे हैं कि जनता का जनादेश का ये सम्मान नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि जनता तो मूर्ख है। अगर जनता ने एक तरीके से यही कह रहे हैं ना कि जनता ने आपको चुना है, आपकी बात को माना है, फिर भी जनता, इसका मतलब आपकी बात को समझ नहीं रही, यह भी गलत बात है। दूसरा, आप जीडीपी के डेटा को देख लीजिए। जीडीपी 7.4 के साथ 4.5% की जीडीपी ग्रोथ हमें 2009 में मिली थी। हम 7.4 पे ले आए। अभी मूडी ने कल ही रिपोर्ट आई है क्रेडिट रेटिंग की, वह चाइना को डाउनग्रेड करके इंडिया को बढ़ा रहा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से एफडीआई 63 बिलियन का एफडीआई आ चुका है। कितना बड़ा फिगर है। ये 20 के करीब आता था, 20 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आता था। आज हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी एफडीआई अट्रैक्टिंग कंट्री बन गए। और ये क्यों हो रहा है? विदेशी लोगों का देश की अर्थव्यवस्था में विश्वास है। जो पैसा लगाता है उसी का विश्वास देखना पड़ता है। और गरीब लोगों को आप नीम, छोटी छोटी चीजें की है, नीम कोटेड यूरिया। अब पहले यूरिया के लिए किसान लाइनें लगाते थे, लड़ाई हो जाती थी, लाठीचार्ज होता था। अब नीम कोटेड, किसी भी दुकान में जाइए, नीम कोटेड यूरिया मिल जाता है। अब आप जो कृषि क्षेत्र के लिए जो इंश्योरेंस की स्कीम थी, उसमें कितना मुश्किल था, आज उसकी प्रीमियम कम कर दिया। 26% की कवरेज को 52% का कृषि क्षेत्र के इंश्योरेंस को कर दिया। तो हर क्षेत्र में आप देखिए, आप किसी भी क्षेत्र, इन्होंने बताया कि मुद्रा बैंक के बारे में कहें, 7.5 करोड़ लोन दिए हैं और 3.69 लाख करोड़ का लोन दिया है। और ये कह रहे हैं कि 35,000 भी इसको डिवाइड। तो आप संतुष्ट हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? एक जो एनएसएसओ का डेटा इन्होंने रोजगार का कहा, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, वह केवल इनफॉर्मल सेक्टर के और सरकार को रोजगार को नहीं इनकॉर्पोरेट करता, टूरिज्म जैसे कई सेक्टर्स को। ठीक है गोपाल जी, बहुत शुक्रिया जी। अब बहुत संक्षेप में हरवीर मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि बिकॉज 25 साल में एग्रीकल्चर कवर कर रहा हूँ, यूरिया सबको मिलता था। पहली बार इस सरकार के टाइम में थानों में यूरिया बटा है। ये इस बात को अंदाजा नहीं करेंगे, अपने फर्टिलाइजर मिनिस्टर अनंत कुमार से पूछिए। जो इंपोर्ट होना चाहिए था अप्रैल मई में, वो इंपोर्ट अक्टूबर में हुआ था, जब गेहूं की फसल आगे बढ़ गई थी। दूसरा पॉइंट, नीम कोटेड यूरिया इस देश में 10 साल से बिक रहा है। इसका दायरा बढ़ा है और उसका मतलब ये है कि वो नीम कोटेड यूरिया किसी दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसका ये एक बड़ा बेनिफिट है, सब्सिडी डाइवर्जन होता है, बट लेकिन फैक्ट्स को हमें नहीं मरोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए और कहाँ चरागाह मैसर नहीं शहर के लिए। अभी भी गोपाल जी, आपको ये मानना होगा कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है और जिस तरह के ख्वाब दिखाए गए थे सरकार बनने से पहले, वो शायद अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। और जिन अच्छे दिनों का वायदा था उसे पूरा करने के लिए सरकार को शायद कुछ और करना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। गोपाल अग्रवाल, हरवीर सिंह, कॉमरेड अमरजीत कौर और आलोक शर्मा साहब, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।